हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और बहुत लंबे समय बाद ये क्लास हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग एस्टेट 2024, जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला था 7 और 8 दिसंबर को, लेकिन आपका डेट जो है पोस्टपोन हो चुका है। और लेकिन आपके डेट जो है, एग्जामिनेशन डेट है, वो जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके लिए आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए। बाकी जो नाम वगैरह कुछ एरर्स वगैरह आपके फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में हुए थे, उसके लिए इन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी है। आप जाके ऑफलाइन करा सकते हो। तो ये अगला टॉपिक है हमारा, जो कि सीडीपी का, जो कि जहाँ से आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारी चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ। 2 टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो है वो जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे भाई। आप लोगों ने पढ़ा देखा भी होगा, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो चाहे केवीएस हो, DSSS हो, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, पीटेट हो, पीएसटेट हो, कहीं का भी एग्जाम हो टीचिंग रिलेटेड, वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पढ़ेंगे आज हम लोग जीन पियाजे साहब के बारे में। तो चलिए एक कहानी की तरह मस्त तरीके से पढ़ते हैं चीज़ों को। सबसे पहली चीज़, जीन पियाजे इन्होंने क्या दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। ठीक है, क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी वाज गिवन बाय जीन पियाजे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ इनके बारे में आइडिया लेते हैं। कहाँ के रहने वाले थे भैया? तो जीन पियाजे साहब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने खुद अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, जो जीन पियाजे साहब थे, जो इन्होंने प्रयोग किया, जो प्रैक्टिकल किया, इन्होंने खुद अपने चाइल्ड्स पर प्रैक्टिकल किया था। और तब जाके इन्होंने कहा रिसर्च के बाद कि जो भैया बच्चे होते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, वो नन्हे या छोटे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजिस्ट था, जिन्होंने कहा था कि बच्चे छोटे या नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो ये कहा था हमारे जीन पियाजे साहब ने। ठीक है, अब आइए देखते हैं तो इनका मानना क्या था। ये जीन पियाजे साहब अपनी थियरी से कहते क्या हैं, ये बोलता क्या है इनकी थियरी। तो बात करें तो ये कहना चाहते थे कि भैया इनका मानना था कि जो बच्चा है खुद से सीखता है। ठीक है, और वातावरण से सीखता है। जो बच्चा है हमारा, वो पहले खुद से सीखता है, वातावरण के साथ, मतलब खुद से सीखने की कोशिश करता है, उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उससे सीखता है। ठीक है, तो बच्चे का जो विकास है, हमारा वातावरण और जो खुद से सीखना, ठीक है, जो विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। समझ में आया आपको? जब हम कोई चीज़ खुद से सीखते हैं और वातावरण के साथ एडजस्ट करके या वातावरण के साथ सीखते हैं चीज़ों को, तो जब दोनों को मिलाकर हमारा जो विकास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और है भाई, कि बच्चों की सोचने की शक्ति मात्रा और बड़ों की सोचने की शक्ति का मात्रा समान होती है, लेकिन इनका स्तर, लेवल अलग अलग होता है। तो जीन पियाजे साहब कहते हैं कि भैया जो बच्चों के, हमारे जो चाइल्ड्स होते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे होते हैं, उनकी जो सोचने की शक्ति है, उनकी कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग है, उनकी जो लेवल है, वो बड़ों के सोचने की शक्ति के समान होती है। मतलब जितना छोटा बच्चा सोच सकता है, उतने ही बड़े सोच सकते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनके सोचने का लेवल जो है, वो अलग अलग होता है। ऐसा कहा था जीन पियाजे साहब ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भैया इसके बाद क्या कहते हैं जीन पियाजे साहब? कहते हैं कि ऐसा है भाई, हमारे अनुसार पहले विचार आते हैं, पहले हमारे क्या आते हैं? थॉट्स आते हैं हमारे अंदर। पहले हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, फिर हमारे अंदर भाषा आती है। तो जीन पियाजे साहब कहे थे अपने थ्योरी में, इन्होंने कहा था कि पहले थॉट्स आते हैं, उसके बाद लैंग्वेज आते हैं। ठीक है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। तो बच्चे के अंदर सबसे पहले थॉट्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। तो इनके 4 तत्व थे। ठीक है, भाषा के 4 प्रकार होते हैं। 4 एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। परिपक्वता, जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। सामाजिक, सोशल इंटरेक्शन, किससे? समाज से सीखते हैं हम, कुछ भी चीज़ें सीखते हैं तो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। संतुलन या साम्य धारण कहते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो अब आइए इन चीज़ों को हम बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, इनके द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे। क्या? इनके द्वारा, जीन पियाजे साहब के द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे। इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं इनके द्वारा कुछ दिए गए कॉन्सेप्ट्स को।
तो जीन पियाजे साहब द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ वर्ड्स दिए गए थे इनकी थ्योरी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इनकी चारों अवस्थाओं को पढ़ने से पहले, 4 स्टेजेस को पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज बात करें तो इनके द्वारा कुछ वर्ड्स दिए गए थे, जैसे अनुकूलन, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एडाप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडाप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? 2 चीजें पढ़ते हैं, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आत्मसातीकरण या समंजन या सामंजस्य। जिसको आत्मसातकरण को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, और सामंजन या सामंजस्य को क्या कहते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं। तो आइए बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज पढ़ते हैं अनुकूलन या इक्विलिब्रेशन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एडाप्टेशन इंग्लिश में सुनते चलिए, जिसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं, या संतुलन, जिसको इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? बच्चा जब खुद से सीखता है और वातावरण से सीखता है तो कुछ न कुछ संतुलन बच्चे के अंदर डेवलप होता है। देखिए, एडाप्टेशन का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको कुछ बताया, ठीक है, आपके अंदर कुछ पहले से नॉलेज है, कुछ चीजें पहले से आपको पता है, लेकिन कुछ चीजें आप वातावरण से भी सीखते हो। क्या? कुछ वातावरण से सीखते हो। तो क्या करते हैं, जो आपको खुद पता होती है चीजें और जो वातावरण से आप सीखते हैं या बाहरी दुनिया से सीखते हैं, उसके बीच में आप एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन कहते हैं, या अनुकूलन कहते हैं, या हम संतुलन कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आत्मसातीकरण, जिसको आत्मसातकरण या एसिमिलेशन बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं? सीधा सा मतलब इसका होता है अपने आप में ग्रहण करना। क्या? अपने आप में ग्रहण करना। इसका मतलब क्या हुआ अपने आप में ग्रहण करना? एसिमिलेशन का मतलब बच्चा पहले की नॉलेज में ही और वातावरण से सीख कर उसी नॉलेज में कोई चीज ऐड करना। देखिए, सीधी सी मतलब जैसे मेरे पास कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन है या बच्चे के पास कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहले से ही है। अब बच्चा क्या कर रहा है? कुछ वातावरण से सीखा। जैसे ये पेड़ है, बच्चे को बस आम का पेड़ पता था, लेकिन बच्चे ने वातावरण में देखा नीम के भी पेड़ होते हैं, नींबू के भी पेड़ होते हैं, एप्पल के भी पेड़ होते हैं। अब बच्चा क्या किया कि हाँ, ऐड कर लिया कि हाँ भाई, पेड़ तो होते हैं लेकिन पेड़ कई प्रकार के होते हैं। तो ये वातावरण से सीख के उसने ऐड किया। तो जो भी अपने पुराने नॉलेज में नई नॉलेज बच्चे ने ऐड किया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं या आत्मसातीकरण कहते हैं। समझ गए मेरे लाल? समझ गए होंगे। आई होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है समंजन या समाविष्टीकरण। क्या? समंजस या समाविष्टीकरण, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देख लीजिए, समंजन को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन मैंने बता दिया, आत्मसातकरण। अब आइए समंजन या समाविष्टीकरण बोल देखते हैं, ठीक है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो ज्ञान पहले से है उसमें चेंज करके साथ में नया ज्ञान प्राप्त करना समंजन कहलाता है, ठीक है। जो भी पहले हमारे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसमें क्या किया? कुछ सीखा वातावरण से, और नहीं मेरे पास कम नॉलेज थी, फिर उसको अच्छे से मैंने बाहर वातावरण से सीखा कि नहीं, ये अभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, बाहर से मैंने सीखा, हाँ अब कंप्लीट हो गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, आपने वातावरण से सीखा कि नहीं, इसमें और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन दोनों के बीच में जो नया ज्ञान आपने प्राप्त किया, उसके बीच में जो आपने एडजस्ट किया या समंजन किया, उसको हम एकोमोडेट किया, इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी परिवर्तन करते हैं हम अपने खुद के नॉलेज से और बाहरी दुनिया से सीख के, जो भी परिवर्तन करते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? समंजन या समाविष्टीकरण कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं मेरे लाल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ तुमको। जैसे आपको बच्चा पता है कि भैया हवा में क्या उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी हवा में उड़ते हैं। लेकिन जब बच्चे ने हवाई जहाज को देखा तो उसने अपने ज्ञान में क्या किया? चेंजेस किया कि भैया बस पक्षी ही नहीं उड़ सकते, क्या उड़ सकते हैं? उड़ सकते हैं, जहाज भी उड़ सकता है, कोई भी चीज़ उड़ सकती है, ठीक है। तो केवल पक्षी ही नहीं उड़ सकते, जहाज भी, चीज़ें भी उड़ सकती हैं, ठीक है। अब स्कीमा, भैया स्कीमा भी दिया था इन्होंने। तो स्कीमा क्या होता है? पहले से सीखे गए शब्द होते हैं, जो भी हमारे पास पहले से ही नॉलेज इन्फॉर्मेशन होते हैं, पहले से ही वर्ड्स हमारे पास होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो मेरे लाल, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एकदम अच्छे तरीके से समझो ताकि आप इसको कभी ना भूल पाओ, ठीक है, कभी ना भूल पाओ। जैसे 11 से 15 ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा। मैंने कहा कि बच्चों को कहा कि भैया अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर 11 से 15 ऑप्शन के बीच, मतलब 11 के बाद 12, 13, 14, 15 है तो वही आंसर होगा, ठीक है। और यदि 11 से 14, 11 से 16 है तो वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। मैंने बच्चों को ये भी कहा कि अगर 11 से 14 के बीच में है या 11 से 16 के बीच में है तो वह आंसर नहीं होगा, ठीक है, या 11 या इसके ऊपर वह आंसर होगा। तो ये मैंने क्या कहा? बच्चों को बताया, ठीक है। तो पहले से सीखे गए जो शब्द मैंने पहले ही बच्चों को बता दिया है, जो पहले से ही चीज़ें हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहती हैं, एक स्ट्रक्चरल वे में जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। समझ गए आप? चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। फिर से मैं
रिपीट कर देता हूं एक बार और। स्कीमा क्या कहते हैं? वे मानसिक क्रियाएं, वे मेंटल एक्टिविटीज जिनसे हमारी समझ बनती है। ठीक है, जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं, जो भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनती है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में सेव रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो हर अवस्था की अपनी एक विशेष बात स्कीमा कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बाल्यावस्था में रहते हैं तो हम चीजें, गैंगेज, ये सब सारी चीजें किसमें आती हैं? बाल्यावस्था में आती है। तो हर चरण का एक विशेष अवस्था होती है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, हर अपनी चीजों की एक विशेषता होती है। अब स्कीम्स क्या होता है? स्कीमा तो पढ़ लिया। स्कीम किसको कहते हैं? तो स्कीम का मतलब हुआ सभी अवस्थाओं का व्यवस्थित संगठन। हमारे जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी स्टेजेस हैं, उसका एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। अच्छा, समझ गए? इक्विलिब्रेशन, जिसको हम संतुलन या साम्य धारण कहते हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे के दिमाग में पहले से ही है और साथ में वातावरण से देख रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं, उनको अपने दिमाग में सेट एडजस्ट करते जा रहे हैं, उसको संतुलन कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे आपके दिमाग में कुछ भी चीज़ें पहले से ही हैं, उसके साथ साथ आप वातावरण में लोगों से सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अपने दिमाग में इस चीज़ों को देख के एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एडाप्टेशन पढ़ते हैं। तो एडाप्टेशन जो होता है, इसको मैंने पहले भी बताया लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप ये कॉन्सेप्ट कभी ना भूलो। ठीक है, अनुकूलन, एडाप्टेशन दो प्रकार का होता है। इसको हम कहते हैं आत्मसातकरण और एक होता है समंजन या समाविष्टीकरण। ठीक है, तो एडाप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें बच्चे जन्मजात की जो एडाप्टेशन है, ये जन्मजात प्रवृत्ति की होती है, मतलब पहले से ही चीज़ों को समझने की हमारे अंदर जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, बच्चे की खुद की क्रियाएं और वातावरण की क्रियाओं के बीच सामंजस्य। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों के खुद की क्रियाएं, जो खुद की एक्टिविटीज होती हैं, और वातावरण के बीच में जो एक्टिविटीज होती हैं, उसके बीच में सामंजस्य कहलाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एसिमिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। किसी भी माध्यम से कुछ भी सीखना और वृद्धि ऐड करना, नया कुछ जोड़ना। बस एसिमिलेशन का सीधा सा मतलब मेरे भाई एक चीज याद रखना कि किसी भी माध्यम से, चाहे वातावरण या किसी भी चीज़ों से, आप अपने पुराने नॉलेज में कोई नया नॉलेज ऐड कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कुछ भी जोड़ा आपने तो एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक, समझ गए? अब आगे चलते हैं। एकोमोडेशन किसको कहते हैं? एक शब्द में याद रखना कि कुछ नया सीखने के बाद पुराने ज्ञान में सुधार करना। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था कि नए ज्ञान को ऐड किया, लेकिन इसमें क्या आ गया कि पुराने ज्ञान, जो भी हमारे पास पुराने ओल्ड नॉलेज इन्फॉर्मेशन है, उसमें चेंज करना, मतलब कोई चीज़ नया सीखने के बाद उसमें परिवर्तन करना, चेंज करना, क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं मेरे लाल। अब डिसेंट्रिक विकेंद्रीकरण, जिसको हम कहते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जीन पियाजे साहब ने दिया था। किसी भी चीज़ को गहन तरीके से सोचना, उसके हानि लाभ, उसका हानि क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा, इसका विचार करना क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन, जिसको हम संरक्षण बोलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जब बच्चे किसी चीज को उसके आकार, रंग, रूप देखने के बाद उसके अंदर छिपी बात को पहचानना, यह योग्यता संरक्षण कहलाती है। बिल्कुल, जब भी किसी भी चीज को हम उसके शेप, साइज या उसका फॉर्म जो है, उसको देखने के बाद जो भी हमारे अंदर उसके अंदर जो भी छिपी बात है, छिपी चीज़ें हैं, छिपी नॉलेज है, छिपी इन्फॉर्मेशन है, उसको जब हम पहचानने की जो एक योग्यता हमारे अंदर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन कहते हैं। किसी चीज़ को देखा, ठीक है, किसी चीज़ को, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका रूप क्या है, उसके बाद उसके अंदर क्या है, चीज़ों को जानना, चीज़ों को समझना, क्या कहलाता है? और ये जो एबिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं संरक्षण या योग्यता कहते हैं। ठीक है, क्या कंजर्वेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। पियाजे ने सबसे ज्यादा शोध संरक्षण शब्द पर ही करके दिए हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब भैया चलते हैं पियाजे की चार अवस्थाएं। क्या चार अवस्थाएं? कौन कौन सी चार अवस्थाएं दी थी, आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब ने चार अवस्थाएं दी थी मेरे लाल। पहला दिया था इंद्रिय जनित अवस्था। ठीक है, क्या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। दूसरा स्टेज इनका था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, समझते चलिए, सुनते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी अवस्था इन्होंने दी थी, जिसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। रख लीजिए, पियाजे ने कितने दी? 4 अवस्थाएं दी। पहली अवस्था क्या है? इंद्रिय जनित अवस्था, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था आती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें अवस्था होती है 7 से 11 साल। चौथा है
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज क्या होती है, जिसकी एज होती है, कितनी होती है मेरे लाल, इसकी एज अवस्था होती है, इसकी एज अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। चलिए अब एक एक स्टेज को अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये है पहली अवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं, संवेदी पेशी या सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। क्या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें पहली चीज आपको क्या जाननी है, पहली चीज ये जानते हैं कि इसको हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं और क्या कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। क्या, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। याद रख लीजिए, रट लीजिए, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्त, सेंसरी स्टेज, ठीक है। तो दूसरी चीज इसमें क्या याद रखनी है कि यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, संवेदी पेशी इंद्रिय जनित अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो खोजी अवस्था भी कहते हैं, डिस्कवरी एज भी कहते हैं। क्या, खोजी अवस्था भी कहते हैं, रट लो मेरे लाल, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो पियाजे साहब का मानना था कि इस अवस्था में बच्चा जो भी कुछ सीखता है वह इंद्रियों के माध्यम से सीखता है और अनुकरण करता है। तो भैया पियाजे साहब इंद्रिय जनित अवस्था में क्या कहते हैं कि उनका मानना था कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, जो भी कुछ चीज़ें सीखता है वह इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है और उसी चीज़ को वह रिपीट करता है या अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस अवस्था में उनकी सभी क्रियाएं अर्थहीन, मीनिंगलेस होती हैं। बिल्कुल भाई, इस जो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की कुछ भी एक्टिविटी जो होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं। कोई बच्चा कुछ भी करेगा, इधर दौड़ेगा, उधर जाएगा, उधर से इधर लाएगा, आपको देखेगा, घूरेगा, ये करेगा, तो ये क्या करता है, बच्चे की जो भी एक्टिविटीज होती हैं मीनिंगलेस होती हैं। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। विलंबित अनुकरण से सीखता है, नकल करता है। बिल्कुल डायरेक्ट किसी चीज को देखकर बच्चा क्या करता है, किसी चीज को अनुकरण करके सीखता है। जैसे आप कुछ किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं तो बच्चा आपको देख के वही चीज रिपीट करेगा। आप कोई चीज उसके सामने कर रहे हैं तो नकल करके बच्चा वो भी चीज आपको सामने करेगा, ठीक है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है बच्चे, बिल्कुल बच्चे का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को देखकर बच्चा आगे बढ़ता है, ठीक है। किसी चीज को देखकर क्या करता है, बच्चे को जैसे आपको उसके सामने रख दीजिए तो बच्चा वहां देख के उसको आगे जाएगा, ठीक है। इस एज को इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व पाया जाता है। क्या, वस्तु अस्थायित्व पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में पाया जाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। समझ गया, समझ गए मेरे लाला, चलो ठीक है, समझ गया ना। चलो, इस एज को पियाजे ने सहज स्कीमा का नाम दिया है। क्या, सहज स्कीमा का नाम दिया है, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर किस अवस्था में आता है, याद रखिए, किसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में। आगे चलते हैं। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे की क्या 6 उप स्टेजेस हैं। क्या, 6 उप स्टेजेस हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। इसके सेंसरी मोटर स्टेज के, जिसको इस अवस्था में पहली है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन, जो बच्चा 0 से 1 महीने तक करता है। जैसे अंगूठा चूसना, दूध पीना, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन है या प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। दूसरा है प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसका मतलब है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो बच्चा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन करता है, इसकी अवस्था क्या होती है, 1 से 4 महीने तक होती है। इसमें बच्चा जो पुरानी एक्टिविटीज हैं उसको दोहराता है, उसको क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। जैसे बैठेगा, फिर माँ को या घर वालों को देखेगा, देखकर हंसेगा, रोएगा, ठीक है, तो ये पुरानी एक्टिविटीज को रिपीट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तीसरा है गौड़ वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब। तो जिसकी एज क्या है, 4 से 8 मंथ होती है। कितनी, 4 से 8 महीने होती है। वस्तुओं को देखकर उन्हें पलटना, छूना, ठीक है, चीजों को देखेगा बच्चा, उसको उल्टेगा, पलटेगा, उसको टच करेगा, ठीक है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, गौड़ वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था या सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। आगे चलते हैं मेरे लाल। चौथा है गौड़ स्कीमेटा, समन्वय में प्रतिक्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो इसमें क्या कहता है, इसकी अवस्था होती है 8 से 12 महीना होता है। ये वयस्कों का अनुसरण बच्चा करता है। वयस्कों के जो हमारे वयस्क होते हैं, मतलब जैसे मम्मी पापा चाचा चाची, उनको देख के अनुसरण करता है, उनका पालन करता है या कोऑर्डिनेट करता है, उनको अनुकरण करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां है तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसको हम कहते हैं टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा टर्सरी, ठीक है, यहाँ टर्सरी हो जाएगा, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 से 18 महीने का बच्चा जब होता है, इसमें बच्चे को एक उत्सुकता, एक्साइटमेंट क्या होती है, अवेयर होती है, बच्चे जागरूक होता है, ठीक है, उत्सुक होता है बच्चा।
चलिए आगे चलते हैं। छठवां है मानसिक संयोग, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरवेंशन बोलते हैं। क्या इंटरवेंशन बोलते हैं। और इसकी अवस्था जो होती है 18 से 24 महीने होती है, मतलब 1.5 से 2 साल होती है। वस्तु अस्थायित्व का बच्चा के अंदर इसी समय आ जाता है। ठीक है, समझ गए मेरे लाल। चलो आगे चलते हैं। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये इसमें दो चीज जाना जाता है, इसको दो नाम से जाना जाता है। पहली चीज इसमें ये जानना है कि इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हम तो कहेंगे इंग्लिश में, याद रखिएगा, हिंदी में भूल जाएंगे आप। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। जैसे इसकी अब एज क्या होती है, 2 से 7 साल होती है। आपको भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो जीन पियाजे साहब कहते हैं भैया कि इस अवस्था में जो बच्चा है चीज़ों के लिए अपनी समझ विकसित कर लेता है। मतलब कोई भी चीज़ उसके सामने है, कोई भी थिंग्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, उसको 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 लेके बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अपनी समझ बच्चा विकसित कर लेता है। उसको उसको निर्जीव चीज़ की सजीवता का पता चल जाता है। मतलब बच्चा इस अवस्था में, जैसे कोई चीज़ पहले क्या था, बच्चा निर्जीव है, जीव है, उसको समझता है जिंदा है। जैसे बच्चे को चोट लग गई दीवार से, तो आप दीवार को मारते हैं तो बच्चा समझता है अरे मार दिया पापा ने, ठीक है, मम्मी ने। लेकिन अब क्या है, बच्चा निर्जीव चीज़ को सजीव समझने लगता है कि ये निर्जीव चीज़ है, ये जीव है। जिज्ञासा, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्यूरियोसिटी आ जाती है बच्चे के अंदर। किस अवस्था में क्यूरियोसिटी आती है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, बच्चा भाषा सीख जाता है, लैंग्वेज सीख जाता है, प्रश्न पूछने लगता है, क्वेश्चनिंग करने लगता है। ठीक है, स्कूल जाने लगता है। स्कूल किस अवस्था में जाता है, किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाता है। अहम केंद्रित और आत्म केंद्रित होता है बच्चा। इसे विचारात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विचारात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी स्कीमा क्या होती है, जीववाद होती है। ठीक, एनिमिज्म, बच्चे के अंदर एनिमिज्म का गुण किसके अंतर्गत आता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक है, क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। अब आगे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राक संक्रियात्मक अवधि, जिसको हम पूर्व प्रज्ञा काल कहते हैं, जो कि 2 से 4 साल होता है। दूसरा है अंतर्दशी अवस्थी, जिसको हम कहते हैं अंतः प्रज्ञा काल, जो कि 4 से 7 साल होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्राक संक्रियात्मक अवधि, जिसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सिग्निफाइज करता है, सूचकता बच्चे के अंदर समझ आ जाती है। ठीक है, कोई भी संकेत दिखे तो बच्चा संकेत समझने लगता है, बस इतना मतलब समझिए। जीववाद, निर्जीव चीज़ों को सजीव मानने लगता है बच्चा। ठीक है, निर्जीव चीज़ों को सजीव मानना, इसको हम क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। क्या, जीववाद कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में आती है, तीसरी अवस्था में आती है। आत्मकेंद्रिता, मतलब बच्चा हर चीज को अपने नजरिए से देखता है। उसके अंदर आत्मकेंद्रिता का मतलब क्या हुआ, सीधा सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब बच्चा कोई भी चीज जो देखेगा वो अपने नजरिए से देखता है। ठीक है, लाक्षणिकार, मतलब सिस्टम, क्या इसको हम कहते हैं, सीरियटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक यहाँ होना चाहिए। तो ये इसको हम फंक्शन कहते हैं। मतलब बच्चा सीधा सा, मतलब आत्मकेंद्रिता का मतलब ये समझिए मेरे लाल, कि बच्चा जो है हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है। ठीक है, आप इसको ऐसा कहेंगे, लेकिन बच्चा नहीं, उसको जो जैसा लगेगा वैसा ही कहेगा। ठीक, दूसरा है अंतर्दशी अवधि, विचार आते हैं, चीज़ों के लिए अपनी समझ संकेत के माध्यम से बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ये दूसरी अवस्था थी। अब चलते हैं तीसरी अवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 7 से 11 साल की अवधि क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने उपस्थित चीज़ों के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका चिंतन ठोस वस्तुओं के लिए होता है। बिल्कुल, बच्चा जो है इस अवस्था में क्या करता है कि वो चीज़ों के बारे में थिंकिंग, उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, सोचने लगता है, समझ तो रहा है पहले से ही, लेकिन अब सोचने लगता है। लेकिन उसका जो चिंतन है वो बस केवल ठोस वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, जो ठोस वस्तुएं हैं, जिसको वो छू सकता है, जिसको वो देख सकता है। बच्चे के अंदर कंजर्वेशन, संरक्षण का गुण आ जाता है। मैंने कंजर्वेशन का बता दिया पहले ही, कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया था। ठीक है, जैसे आकार, शेप, रंग, रूप बदलने के बाद बच्चा अपनी सोच नहीं बदलता। ठीक है, बच्चा अपनी सोच नहीं बदलता, उसके अंदर कंजर्वेशन रहती है। अगर आप गोला दिखा दिए, ठीक है, तो बच्चा वही समझेगा। ठीक है, उसका रूप रंग बदल दीजिए, लेकिन बच्चा अपनी सोच नहीं बदलेगा। ठीक है, क्रमबद्धता, इसको हम इसको हम सीरियल बोलते हैं। ठीक है, सीरियलाइजेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन। ठीक है, सीरियलाइजेशन बोलते हैं इसको, मतलब क्रमबद्धता जिसको हम बोलते हैं, मतलब सीरियल में से आ जाती है। चीज़ों को आरोही अवरोही क्रम में लगाना बच्चों के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में होती है, तीसरी अवस्था में होती है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
पलटावी अवस्था, बिल्कुल जैसे बच्चों को आपने कहा कि 10 और में से 10 और 16, 10 और 6 कितने होते हैं, तो बच्चा कहेगा 16, ठीक है। या 10 में से आप कहेंगे बच्चे 16 में से 10 मतलब कितना माइनस करें कि 6 आ जाए, तो बच्चा कहेगा 10। तो बच्चा के अंदर पलटावी अवस्था, अपने विचारों को पलट कर भी इसमें बच्चा समझ सकता है, ठीक है, क्या पलट कर भी समझ सकता है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पलटावीपन किस अवस्था में आती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बस इतना ही याद रखना है, इतना झमेला उसमें नहीं देगा। आगमन चिंतन की ओर बढ़ता है, ठीक है। बच्चे के अंदर समानता आ जाती है, अंशपूर्ण हाफ और फुल का बच्चे के अंदर ज्ञान आ जाता है। बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो किस अवस्था में बच्चे के अंदर मूर्त चिंतन आ जाती है, तो तार्किक चिंतन आ जाता है, तो ये हम कहेंगे किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बस इतना समझिए, ठीक है, इतना याद रखिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं समझेगा। अब चौथा आ गया अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवस्था है 11 से 15 साल की होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा घटनाओं और वस्तुओं के बारे में अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, ठीक है। क्या, कोई भी चीज़ें घटनाएं हुई, कोई भी वस्तुएं हुई, उसके बारे में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर इमेजिनेशन को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। बच्चे के अंदर जो भी इमेजिनेशन करता है बच्चा, जैसे मैं ये बनूंगा, तो बच्चे के अंदर वो वास्तविकता में बदलने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। मूर्त चिंतन विकसित हो जाता है इस अवस्था में, आपको ये याद रखना है। अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, अमूर्त चिंतन बच्चे के अंदर विकसित हो जाता है। विकेंद्रीकरण इस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। क्या, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन बच्चे के अंदर इस अवस्था में पाया जाता है। बस इतना याद रखिए। इमेजिनरी ऑडियंस, बच्चे को लगता है कि सभी उसकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। मानसिक द्वंद्व इसकी स्कीमा होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारी चारों अवस्थाएं, जिसके बारे में मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिया। आई होप तो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। मस्त से ऐसे ही एक एक टॉपिक आपको डेली मिलेगा बिल्कुल तरीके से। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।